जय हिंद साथियों, मैं भी कुलराम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज लेके आया हूँ दोस्तों एक बहुत ही रोमांचक सीरीज जिसमें मैं आपको कराऊंगा 20 सुपर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए हैं उनके ऊपर ही पीवाईक्यूज लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाया हूँ जो आपके लिए बेस्ट कंटेंट का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस कंटेंट से पहले मैं आपको कुछ हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक की 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और 3rd क्लास में दोस्तों आज हम एंटर कर रहे हैं। तो देखेंगे, आप ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, F अपॉन Q। और अगर हमको यही पॉइंट चार्ज के लिए निकालना हो तो E इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q। ठीक है, और अगर पॉइंट चार्ज के लिए बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर होगा और पोटेंशियल में ओनली R होगा। इसके बाद की बात करूं दोस्तों, अगर ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की दोस्तों तो ये था VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, है ना दोस्तों। जब 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल के डिफरेंस की बात होगी वहां पर इस W अपॉन Q को लिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट होता है हमारा E इक्वल टू V अपॉन R। इस रिलेशन को याद रखेंगे, काफी क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। टीजीटी के अंदर भी इस क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया है। टीजीटी 2009 में इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप आगे देखिए जरा अपने क्वेश्चंस की सीरीज दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं और एक 1 बाय 1 क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, अगर आपने क्लासेस अच्छे से तैयार की हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली दोस्तों नहीं है। अगर क्लास नहीं भी है तो देखो प्रॉब्लम आना तो बनता है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करें। आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, देखें जरा क्या बोला गया। द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन हैज, यानी कि क्या बोला गया, एक समान गति कर रहा आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करेगा। यानी दोस्तों क्या बताया गया कि अगर कोई आवेश क्या हो दोस्तों, मोशन में हो, गति में हो, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन है आपका ओनली एन इलेक्ट्रिक चार्ज, केवल एक वैद्युत क्षेत्र। ऑप्शन बी ओनली अ मैग्नेटिक फील्ड, केवल एक चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ए और बी यानी दोनों। और सी बात करें दोस्तों तो नन, यानी कि कोई भी क्षेत्र वो उत्पन्न नहीं करेगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं क्या, अगर मैं बोलूं इन मोशन तो याद रखेंगे इन मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है। देखिए जरा कौन से में बोला जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, है ना, बोथ ऑफ देम। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अच्छा, इससे अलग दोस्तों अगर मैं बात करूं, इससे अलग पॉइंट हमारे आते हैं, आप ध्यान रखेंगे, नोट करके बात को लिखेंगे। इफ इन रेस्ट, ठीक है दोस्तों, अगर हमारा पार्टिकल, मैं बोलूं अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अगर आपका पार्टिकल कैसा हो दोस्तों, रेस्ट में हो, है ना, यही क्वेश्चन अगर आपका पूछ लिया जाए कि जो चार्ज है आपका रेस्ट में है तो बताइए कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो याद रखेंगे आप, ये केवल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा केवल। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरा पॉइंट ये पूछ लिया जाए इफ इन एक्सक्लरेटेड, यानी कि त्वरित हो, याद रखेंगे ये विराम का है, रेस्ट का। अगर विराम में है चार्ज तो केवल क्या बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर त्वरित है, एक्सक्लरेटेड है, तो याद रखेंगे आप क्या बनाएगा दोस्तों, ईएम वेव्स बनाएगा। यानी कि वैद्युत चुंबकीय
तरंगे बनाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। जल्दी चले जरा, टाइम कम है दोस्तों और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादा है, तो देखेंगे इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए जरा, 2 चार्ज्ड स्फीयर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक की रेडियस कितनी है 10 और सेकंड की रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, आर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर। दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया दोस्तों, याद रखना, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। करंट विल फ्लो थ्रू देम इफ दे हैव द सेम, क्या पूछा गया, दोनों के अंदर करंट फ्लो हो रहा है ना। कहने का मतलब यह है कि 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो आवेशित गोले हैं, किसी पतले तार से जोड़े गए हैं, उनसे धारा प्रवाहित हो रही है, इसका करंट इसमें जा रहा है दोस्तों। याद रखेंगे, पॉइंट को कंसेप्ट याद रखना है। उसने बोल दिया है कि करंट आपका 1 से 2 में जा रहा है ना, यदि उनके पास समान होगा। ये करंट कब जाएगा, एक चालक से दूसरे चालक में करंट कब प्रवाहित होगा, ये हमको बताना है कि जब समान होगा। ऑप्शन में दिया गया है ओनली ऑन चार्ज, चार्ज ऑन ईच। ऑप्शन ए में क्या बोला गया है, चार्ज ऑन ईच, दोनों पर आवेश हो। सी बी बोला गया चार्ज ऑन एनर्जी ऑन ईच, दोनों पर ऊर्जा हो। सी की अगर हम बात करें पोटेंशियल ऑन ईच, यानी दोनों के विभव समान हो, है ना दोस्तों। और बोथ ए एंड बी, यानी कि हमारा क्या बोला गया इसमें, ध्यान देंगे आप, डी ऑप्शन में क्या बोला गया, बोथ ए एंड बी, यानी कि चार्ज ऑन ईच और एनर्जी ऑन ईच। याद रखेंगे दोस्तों, फिर दोबारा से सुन ले, पहले ऑप्शन में दिया गया आवेश समान हो, बी में दिया गया एनर्जी समान हो यानी ऊर्जा समान हो, और सी में बोला गया पोटेंशियल यानी विभव समान हो, और डी में बोला गया है कि ए और बी यानी आवेश की बात कर रहे हैं और ऊर्जा, और एक है हमारा विभव, और लास्ट दिया गया है नन, दोनों में से, अच्छा लास्ट दिया गया है ये दोनों। ठीक है दोस्तों, देखो आप एक बात ध्यान रखेंगे, एक कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि जब भी दो कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो याद रखना दोस्तों, करंट तब तक फ्लो होगा, केवल करंट एक चालक से, एक कंडक्टिंग स्फीयर से दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर में करंट कब फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों के विभव पोटेंशियल समान ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। और यहां पर क्या पूछा गया, अभी हो रहा है दोस्तों, देखो करंट जाना बंद नहीं हुआ है, अगर करंट जाना बंद हो जाता यानी कि विभव समान हो गया, है ना, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है लगातार, यानी इसका पोटेंशियल कुछ और है और इसका पोटेंशियल कुछ और है, यानी कि विभव तो समान नहीं होगा। बाकी क्या क्या समान हो सकता है, आवेश और ऊर्जा, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनता है डी, बोथ ए एंड बी, यानी आवेश भी समान हो सकता है और ऊर्जा भी समान हो सकती है। क्या समान नहीं होना है, विभव समान नहीं होना है। विभव समान कब होगा, जब ये प्रवाहित धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, है ना। देखें जरा आगे, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, थोड़ा स्पीड से देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें दोस्तों, वन बाय वन क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और कंसेप्ट को समझते जाएंगे। देखेंगे जरा, देयर आर टू मेटालिक स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस बट वन इज सॉलिड एंड द अदर इज होलो। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बताया गया, देन कैन बी गिविंग मोर चार्ज टू, यानी क्या बोला गया, दो समान त्रिज्याओं के, इसकी त्रिज्या r है और इसकी भी त्रिज्या क्या है, r है, दो समान त्रिज्याओं के धात्विक गोले हैं, जिनमें से एक तो दोस्तों सॉलिड है, ठोस है, और एक कैसा है, खोखला है। ठीक है दोस्तों, और दोनों के दोनों कैसे हैं, मेटालिक है, यानी कि दोनों के दोनों धात्विक, एक ही धातु के बने हुए, याद रखना एक ही मेटालिक प्रोडक्ट से बने हुए हैं,
यानी इसकी धातु और इसकी धातु पदार्थ का जो व्यवहार है वो दोनों के लिए सेम होगा। आगे क्या बोला गया, कब किस गोले को ज्यादा आवेश दे सकते हैं ये हमको बताना है ना दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि ये दो गोले हैं जो सेम धातु से बने हुए हैं, एक दोस्तों खोखला है और एक दोस्तों कैसा है, ठोस है, त्रिज्या दोनों की समान है। बताना ये है कि दोनों में से किसके पास आवेश ज्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन अगर हम देखें अपने, देखिए जरा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए का दिया गया सॉलिड स्फीयर ठोस गोला, बी बोला गया है होलो स्फीयर यानी खोखला गोला, और सी दिया गया है इक्वली ऑन बोथ यानी दोनों पर आवेश समान होगा, और तीसरा दिया गया है नन ऑफ दीज दोनों में से कोई नहीं दोस्तों। अब दोस्तों आप याद रखेंगे क्या, अगर मैं यहां से बोलूं देखो दोनों गोलों में क्या अंतर है, केवल एक होलो है और एक सॉलिड है, बाकी क्या क्या सेम है, त्रिज्या समान है और दोनों के मेटालिक बिहेवियर भी समान है। आगे बोला है उसने, हाँ मेटालिक स्फीयर दोनों के क्या है दोस्तों, समान है। यानी कि अगर मैं बोलूं पदार्थ की प्रकृति की अगर मैं बात करूं, रो बराबर क्या होता है, देखना जरा Q अपॉन V, भाई यही तो होता है ना, रो इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, Q अपॉन V होता है। अगर मैं यहां से आवेश के बारे में बात करूं तो रो इंटू क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। यानी देखना जरा, अगर दोनों सेम धातु के बने हुए हैं तो ये कैसा रहेगा, समान रहेगा, है ना। और दोनों के दोनों क्या बोले गए हैं, त्रिज्या है ना, क्या बोला गया है देखो जरा। और दोनों के दोनों जब सेम धातु के हैं तो विभव भी कैसा होगा, इक्वल होगा। जब दोनों के लिए पहले गोले के लिए सिग्मा इंटू वी, वो ही दूसरे गोले के लिए भी सिग्मा इंटू वी होगा, यानी पहले का आवेश दूसरे आवेश के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन होता है, क्या होता है, सी। दोनों पर समान आवेश, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया दोस्तों, देखिए जरा क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, दिस मींस दैट द बॉडी इज, यानी क्या बोला गया कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है, यानी किसी ये वस्तु है और इस वस्तु को एक तार से पृथ्वी के क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, तो क्या बताया गया, तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से वस्तु में प्रवाहित होते हैं। जब मैं इसके वायर को अर्थ में कनेक्ट करूंगा तो धरती में से क्या बताया गया दोस्तों, पृथ्वी में से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहां जाएंगे, वस्तु के अंदर जाएंगे। इसका अर्थ है कि वस्तु क्या है, देखो सीधी सी बात है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने वायर से इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ के अंदर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अर्थ में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कौन निकल रहा है, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है और वो वायर से कहां जा रहा है, होता पार्टिकल के अंदर जा रहा है। कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ को, यानी नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ को जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा चार्ज होगा, बोलो, पॉजिटिव होगा। बिकॉज वी नो दैट अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर ये ऑब्जेक्ट पृथ्वी से पॉजिटिव चार्ज को बुला रहा है, यानी वस्तु के ऊपर खुद कैसा है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, सॉरी पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना नेगेटिव का, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर कैसा है, पॉजिटिव है, और हमारा ऑप्शन हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 5 में क्या बोला गया, देखिए जरा, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है और टीजीटी याद रखेंगे आप। टीजीटी 2009 के पेपर में दोस्तों आया हुआ है, समझ में आ रही है बात। तो आसान क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ चुका है ना, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रहा है, लेकिन हमको ये करना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिए आप क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, यानी कि 1 कूलम में
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, ये पूछा गया है। सीधा सा हमारा ऑप्शन है, देखो काफी सारे ऑप्शन हमको चारों दिए गए हैं, है ना। तो हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा। देखो अगर मैं बात करूं Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई, एन आपको फाइंड करना है, ई को उसके नीचे पूछा देंगे। Q का वैल्यू बोलो 1 कूलम, और अगर मैं E की बात करूं तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, है ना दोस्तों, ये इसका चार्ज आ जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आ जाती है ना दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, जल्दी देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, इन विच ऑफ फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन द बॉडी। क्या बताया गया, निम्न में से कौन सा आवेश वस्तु के ऊपर पॉसिबल नहीं है। फिर दोबारा से सुन लो, क्या बताया गया, निम्न में से कौन सा आवेश, देखें ध्यान से जरा, निम्न में से कौन सा आवेश क्या बताया गया किसी भी वस्तु पर संभव नहीं है। अब चार ऑप्शन दोस्तों आपको दिए गए हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में और तो कुछ दिया नहीं गया है। इसके लिए हमको क्या करना है, देखो अब अगर हम बात करें, चार्ज की बात चल रही है ना, तो अगर हम बात करें, देखो जरा, देखो चार्ज जब हमको दे रखा है, ये सब क्या दे रखे हैं हमने, चार ऑप्शन में कूलम्ब दे रखे हैं। और चार्ज हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू N इंटू ई, यानी कि N बराबर क्या होता है दोस्तों, Q अपॉन E। हर चार ऑप्शन में हमको बारी बारी से क्या दे रखा है, Q की वैल्यू दे रखी है ना भाई। E की वैल्यू तो हमको पता है कितनी होती है या नहीं होती है ना। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन वाइज इसको हम करेंगे। जैसे हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं तो एक एक करके हम यहाँ पर चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे N की वैल्यू क्या आ रही है। और याद रखना N क्या होता है दोस्तों, एक इंटीजर होता है, यानी कि एक पूर्णांक होता है। समझ में आ रही है बात, पूर्णांक का मतलब क्या होगा दोस्तों, एक पूरी फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमको ऑप्शन दिए गए अलग अलग, और यहां पर क्या दिया गया देखो जरा, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। और एक अगर हम देखो जरा, फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं पुट करके देखना जरा, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, 2.4 इंटू 10 की पावर क्या दिया गया है माइनस के 19, है ना दोस्तों। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा और ये, और यहां से अगर मैं इसको करता हूं तो कितना आ जाएगा, यानी ये कटेगा 2 टू द 4 और 2 3 यानी 3/2 और डिवाइड करके आ जाता है 1.5। यानी ये क्या है दोस्तों, एंड इज नॉट एन इंटीजर। समझ में आ रही है बात, ये क्या है, इसका इंटीजर नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाता है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखो वहां पर सीधे सीधे अगर मैं आपको बात करूं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज कूलम्ब लॉ क्या होता है ना, व्हाट इज कूलम्ब लॉ, क्या क्या नोटिफिकेशन होते हैं, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, इतने सीधे सवाल दोस्तों नहीं पूछे जाएंगे। किस तरीके से क्वेश्चंस बनने हैं उसका प्रिपरेशन मैं आपको इस आज की वीडियोस में करा रहा हूं, इसलिए आज का लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देखें जरा आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। देखेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, 1 कूलम्ब, देयर आर 2 चार्जेस, 1 माइक्रो कूलम्ब एंड 5 माइक्रो कूलम्ब। ये है देखो जरा, ये 1 माइक्रो कूलम्ब और ये 5 माइक्रो कूलम्ब। क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी, यानी इनके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे ना दोस्तों, उन फोर्सेस का रेशियो क्या होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो फोर्स तो सीधी सीधी बात है रेपल का लगेगा, क्योंकि दोनों कैसे सेम चार्जेस हैं। फर्स्ट के ऊपर सेकंड ने लगाया और सेकंड के ऊपर फर्स्ट ने लगाया, तो 2 फोर्स यहां पर आ जाते हैं। हमको ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 1:5, 1:1, 5:1 और 3:2, है ना दोस्तों। देखेंगे जरा, इतनी बात क्लियर आ गई आपको। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप याद रखेंगे, देखो सेम चार्जेस अगर हैं तो दोनों के क्या होंगे, अगर मैं बात करूं
मैंने आपको बताया भी था न्यूटन्स लॉ होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन्स लॉ होता है। दोनों के दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। और जिन दो क्वांटिटी का वैल्यू आपस में इक्वल हो उनका रेशो क्या निकल के आएगा दोस्तों? F12 F21 1:1। इसको आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सीधा सा है, हल्का सा भी आपको नहीं सोचना है, सीधा आपको क्लिक कर देना है और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। समझ में आ गई बात? आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्तों। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट चार्जेस, ठीक है, इन एयर और इन मीडियम। यानी दो चार्जेस हैं, दो स्मॉल स्फीयर हैं, गोलीय चालक हैं, जिनको पहले रखा गया दोस्तों कहां पर? एयर में, वायु में रखा गया, और बाद में कहां पर रखा गया? किसी माध्यम में, मीडियम में रखा गया, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जहां पर है इस माध्यम का वैल्यू कितना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया गया है। और यानी क्या बोला गया? के परावर्तनांक वाले माध्यम में दो समान आवेशित गोलों के बीच बल और वायु में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना, निकालना है आपको। यानी आपको जो बताना है दोस्तों, इसमें क्या बताना है? एफ मीडियम और एफ एयर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बाकी इसके अलावा कुछ दिया गया आपको, चार्जेस दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों, Q1 Q2 दोनों के दिए गए हैं, और सेकंड वाले के लिए क्या वैल्यू दी गई है? के वैल्यू दी गई है ना। हाँ, आ जाइए जरा, देखो जरा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एयर के लिए या मीडियम के लिए बात कर लेते हैं। F इक्वल टू क्या लगेगा दोस्तों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मीडियम की बात चल रही है। और यहां पर क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी के लिए अगर मैं सेकंड की बात करूं एफ एयर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस खाली एप्सिलॉन नॉट रहेगा क्योंकि यहां पर एयर है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू भी दोस्तों हमारी ऐसे ही रहेगी। अब दोनों को उठा के डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, देखिए जरा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 से 1/4, Q1 Q2 बाय आर से Q1 Q2 बाय आर, ऊपर क्या बचेगा दोस्तों? 1/k, और नीचे क्या आएगा? 1। समझ में आ गई बात? यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? 1/k आ जाएगा, और रेशो क्या बनेगा दोस्तों? 1:k। जल्दी बताइए जरा, आपको समझ में आया या नहीं आया? यानी इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाता है, कौन सा लगेगा इसमें? भाई हमारा आंसर आया 1/k, और 1/k कौन सा है दोस्तों? ए ही है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। आपको बातें समझ में आ गई है? ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे, और जितना भी मैंने आपको कराया है वहां से कैसे क्वेश्चन बनने हैं वो भी आपको चीजें क्लियर होते जा रही होंगी, है ना दोस्तों। तो बिना देरी किए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डे बाय डे थोड़े बढ़ते जाएंगे, है ना, तो इसमें बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। और जिस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, उसको आप बेधड़क बोल सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, तो आप उसको कॉल कर सकते हैं। देखें जरा आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, देखें जरा क्या बोला गया? A charge Q1 exerted some force on a second charge Q2, है ना दोस्तों। If third charge Q3 is brought near the force of Q1 exerted on Q2, है ना, यानी क्या बोला गया? एक आवेश Q1 दूसरे आवेश Q2 पर कुछ बल आरोपित करता है। ये Q1 है, और ये दोस्तों ये इसके ऊपर क्या कर रहा है? कोई बल लगा रहा है, आरोपित कर रहा है। यदि तीसरा आवेश Q3 उसके पास लाया जाए, यहां से तीसरा आवेश ले आए Q3 इसी के पास जो बल लगा रहा है ना, यानी Q1 की बात चल रही है, तो Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल होगा, है ना। आपको ये बताना है कि क्या होगा? नंबर ए ऑप्शन डिक्रीज होगा, यानी ये जो जब ये इसके पास आएगा तो ये जो बल लग रहा है दोस्तों Q1 से Q2 की ओर को, ये बताना है डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन्स अनचेंज होगा, या नन ऑफ दीज होगा। देखिए जरा दोस्तों, ये जो इसके ऊपर बल लगा रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं F12 बोलेंगे ना दोस्तों,
कुछ भी आप, चलो सिंपल एफ ले लेते हैं। कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या लगेगा दोस्तों, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई यही तो हमारा फॉर्मूला है ना, यही तो प्लांट फ्लो है ना। अच्छा अब यहां पर देखिए जरा, क्या Q3 के आने से Q1 चेंज होगा? नहीं। क्या Q3 के आने से Q2 चेंज होगा? कोई चांस नहीं है दोस्तों। क्या Q3 के आने से डिस्टेंस चेंज होगी? 4/εo अपने आप में कांस्टेंट है, ये वैसे कन्वर्ट नहीं होगा, यानी इसका मतलब ये होगा दोस्तों रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि नहीं बदलेगा, है ना। और ऑप्शन के थ्रू हमारा आंसर हो जाता है सी। आपको इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? कुछ क्लियर है? ये बातें समझ में आ रही है ना भाई। इसमें जब क्वेश्चन में आ ही नहीं रहा है तो रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, अगर कोई वेरिएबल होता तो उसको लिख देते कि ये चेंज हो जाएगा। ऐसे कई और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, आप कंसेप्ट पर बिल्कुल ध्यान देंगे दोस्तों। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, क्या बोला गया, Fg एंड Fe रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो फोर्स की बात चल रही है दोस्तों, Fg और F, ये गुरुत्वाकर्षण है और ये वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल है ना, रिस्पेक्टिवली बिटवीन प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन है दोस्तों जिनके बीच में लग रहा है ना। अच्छा ठीक है, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों कितने डिस्टेंस पर है प्रोटॉन्स? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। द रेशियो ऑफ Fg अपॉन Fe इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कहने का मतलब ये है कि दो प्रोटॉन है जो एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं और इन दोनों के बीच जो ये बल कार्य कर रहे हैं Fg अपॉन Fe, इसकी वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। क्या क्या दिया गया है, 10 की पावर 42, 10 की पावर 1, C दिया गया है 1 और D दिया गया है 10 की पावर -36। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान रखेंगे, देखो यहां से आगे की अगर मैं बात करूं, क्या बात होगी, कुछ बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर मैं यहां पर देखूं जरा, अच्छा ये 36, देखो सामने मैंने दोनों बातें लिख दी। अगर आपको Fg अपॉन Fe की वैल्यू पूछी जाए ना कहीं पर भी, तो याद रखना अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में पूछी जा रही है किसकी वैल्यू दोस्तों, Fg अपॉन Fe की, तो याद रखेंगे 10 की पावर -43 होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच बात की जा रही है और रेशो पूछा जा रहा है Fg अपॉन Fe का, तो याद रखेंगे 10 की पावर -39। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन की बात हो रही है तो कितना बनेगा दोस्तों, 10 की पावर -36। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है दोस्तों? ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे, है ना, कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है और दोस्तों प्रीवियस ईयर में बना है दोस्तों, है ना। देखें जरा आगे, इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, अ सॉफ्ट बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखें जरा क्या बोला गया, अ सॉफ्ट बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस इज, यानी कि एक साबुन का दोस्तों क्या है, एक बुलबुला है जिसको कैसा आवेश दिया जा रहा है, नेगेटिव आवेश दिया जा रहा है। और आगे बोला है देने पर इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या आपको बतानी है दोस्तों। ये बात आप याद रखेंगे, आपका जो साबुन का बुलबुला होगा, सॉफ्ट बबल होगा, उस पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज हो, उसकी रेडियस हमेशा इंक्रीज होगी, त्रिज्या कैसी होगी दोस्तों, हमेशा बढ़ेगी। यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा तो कौन सा होगा दोस्तों, बी हमारा यहां पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं दोस्तों, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया,
ध्यान देंगे दोस्तों, infinitive equal charge q are placed along a line at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 16 meter, 32 meter and so on. Potential due to all charges are, ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि पोटेंशियल जो बनेगा प्रत्येक बिंदु पर आखिर तक वो कितना बनेगा, है ना दोस्तों। क्या बोला गया, क्यू कूलाम के अनंत आवेश के एक सीधी रेखा में क्रमश कहां पर रखे गए दोस्तों। एक बात और ध्यान देंगे दोस्तों, इसको मैं अलग बना देता हूं। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं। और इसकी एक स्पेशल बात और है, पीजीटी 2021 में अभी अभी बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है दोस्तों। 2021 का पीजीटी का जो आपका एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, है ना। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो ये हमारा एक ओरिजिन है, आप ऐसे याद रखें। सबसे पहले कहां पर बोला गया, 1 मीटर पर, यानी x इक्वल टू 1 मीटर। उसके बाद x इक्वल टू 2 मीटर। उसके बाद दोस्तों x इक्वल टू कितना आया भाई, 1 to 4। उसके बाद x इक्वल टू 16। उसके बाद x इक्वल टू 32 है ना दोस्तों, हाँ। और आखिर तक कहां तक चलता रहेगा, एंड से। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या बताया गया, ये इन्फिनिटी तक आगे तक के लिए बोला गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए इन सभी आवेशों के कारण जो विभव आएगा दोस्तों, वो विभव हमारा कितना होगा, है ना दोस्तों। तो इस विभव को आप कैसे निकालेंगे, अगर आपसे पूछा जाए तो देखो जरा, अगर मैं यहां पर बात करूं भाई, v इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला है ना हम लोगों का। अगर डिस्टेंस के ऊपर बात की जाए, 1/4πε0 बाहर ले लेते हैं दोस्तों, क्यू भी सभी में सेम होगा। अब आ जाते हैं अंदर, 1/, देखो डिस्टेंस बोलो पहले के लिए कितनी है, 1, सेकंड के लिए बोलो 2, थर्ड के लिए बोलो 4, 16, आगे के लिए बोलो 1/32 और एंड सून इन्फिनिटी का होगा दोस्तों। समझ में आ रही है बात दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब देखें जरा आगे, अगर मैं बात करूं यहां पर देखो, अब हमारी ये सीरीज बन जाती है ना। और ये सीरीज आपको याद होगा, s इन्फिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। समझ में आ रही बात दोस्तों, जब अनंत तक हमारी कोई सीरीज बनती है तो उसको हल करने का मात्र एक तरीका होता है कि s इन्फिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r होता है दोस्तों। और अगर मैं यहां से इसको सोल्व करना स्टार्ट करूं, 4πε0 इंटू क्यू, तो अंदर से क्या निकल के आने वाला है दोस्तों, देखो a की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी दोस्तों, 1 और 1 माइनस, और अब r की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, है ना दोस्तों। 2 2 जा कितना बनेगा, 4, और 4 को बोलो कितना बनेगा, 4 4 जा 16 बनेगा, और 16 2 जा कितना बनेगा, है ना 32, यानी कि आएगा 1/2 वैल्यू निकल के आएगी आपकी। और यहाँ से हो जाता है 1/4πε0 इंटू क्यू, और दोस्तों यहाँ से बताओ 2 1 जा 2, यानी कितना है माइनस के 1/2, और ऊपर जाके कितना बन गया, 2 बन गया, इससे डिवाइड हो गया, और ये कितना बन जाता है, देखना जरा अपना आंसर ये आ रहा है क्या, q/2ε0, और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों सी। समझ में आ रही है बात दोस्तों, ये कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, इन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चन लगने वाले हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, पीजीटी में आया है, तो जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात होगी, इसका आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, 2 point charges placed at a certain distance r in air exerted a force F on each other, then the distance r dash at which these charges will exert the same force in a medium। यानी पहले चार्जेस कहां पर रखे गए थे, एयर में, जब डिस्टेंस r थी, और किसी मीडियम के अंदर रख दिए गए हैं तो डिस्टेंस r डैश है, यानी पहले से अलग डिस्टेंस कर दी गई है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज गिवन बाय, इस k का रिलेशन आपको निकालने के लिए दोस्तों पूछा गया है, इस k का रिलेशन क्या निकल के आएगा। ऑप्शन दिए गए r/k, r/√k,
के, और थर्ड दिया गया, फोर्थ दिया गया है आर रूट के दोस्तों, ठीक है। आर डिस्टेंस पर रखे गए हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, है ना। और दोस्तों क्या बोला गया, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेंगे ना, वो फोर्स सेम है, यानी F1 जो फोर्स लगाएगा और F2 जो फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्सेस आपस में कैसे हैं दोस्तों, इक्वल है। यानी अगर मैं इसकी फॉर्मूला खोलता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या चार्जेस के सेम बोले हैं, दो बिंदु आवेश के बीच, हाँ चार्जेस के साथ कोई छेड़खानी की नहीं की है, डिस्टेंस के साथ की है। यहां पर आर स्क्वायर है और ये किसी मीडियम की बात चल रही है, तो यहां पर तो एयर है, ये एयर वाला है दोस्तों और ये मीडियम वाला है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा और क्या बनेगा, Q1 Q2 और अपॉन में कितना आ जाएगा, आर डैश का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए जरा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्या निकल के आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और यहां से क्या निकल के आएगा 1 अपॉन के इंटू आर डैश का स्क्वायर। रिलेशन क्या क्या पूछा गया, आर और के में रिलेशन पूछा गया, यानी आर डैश दोस्तों आपको निकाल के देना है। तो अगर मैं आर डैश निकालूं यहां से, तो आर स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया, के आ गया। इस स्क्वायर को उधर लेके जाओ, ये क्या बनेगा दोस्तों, आर, और अंडर रूट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ये दोस्तों आपका आंसर बन गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर टिक लगा लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना दोस्तों। बिल्कुल एक नया कंसेप्ट निकल के आया है, और इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 पर अगर हम आए, जल्दी से देखते हैं जरा। काफी अच्छा सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूं, है ना दोस्तों। और डे बाय डे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पर डे के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इंक्रीज होते जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे आपको आदत भी हो जाएगी। अभी आप 20 कर रहे थे, पहले 10 कर रहे थे, फिर धीरे धीरे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, और धीरे धीरे फिर मैराथन में 80 प्लस क्वेश्चन हम निकालना स्टार्ट कर देंगे जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब देखें जरा आगे, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 14 में, देखिए जरा, इफ 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग द सेम चार्ज एंड मास, द्रव्यमान भी समान है और आवेश भी समान है, आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, इफ नेट फोर्स बिटवीन देम इज 0, उनके बीच में जो नेट बल है ना दोस्तों वो कितना है, 0 बोल दिया गया। अब आगे क्या बोला गया, कहां गया, then is 0, then find their specific charge। क्या बताना है दोस्तों, स्पेसिफिक चार्ज, यानी फिर दोबारा सुन लेते हैं एक बार। क्या बताया कि दो समान बिंदु आवेश जिनके द्रव्यमान समान है ना दोस्तों, m1 बराबर m2 बराबर, दोनों इक्वल है और कुछ दूरी पर रखे हैं, आवेश भी समान है। यदि उनके बीच का परिणामी बल शून्य हो, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, तो उनका विशिष्ट आवेश ज्ञात कीजिए। विशिष्ट आवेश बताना है दोस्तों कितना होगा। देखना जरा, अगर मैं नेट की बात करूं तो Fe माइनस, भाई दोनों के दोनों विपरीत दिशा में है तो घटकर ही 0 आएगा, है ना दोस्तों। नेट कब निकलेगा, जब दोनों को माइनस कर देंगे वैद्युत क्षेत्र में से गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को। अब देखो जरा, पहले Fe का फॉर्मूला खोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों समान है, अपॉन क्या आएगा दोस्तों, आर स्क्वायर। देखो आर जो है दोनों में सेम है, हाँ चेंज नहीं की गई है। यहां पर भी आ जाओ, जब Fg की मैं बात करूंगा तो देखो Fg इक्वल टू क्या होगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखें जल्दी से जरा, यहां से अगर मैं बात करूं, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या क्या बचता है दोस्तों, क्यू स्क्वायर, यहां पर m स्क्वायर बनेगा, नीचे ले आओ, क्या क्या बन गया, इसको ऊपर ले जाओ, भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कंप्लीट आ गया इधर, और इनटू में कौन आ गया, जी, और अपॉन में कुछ नहीं है, खाली बच गया। हमको क्या चाहिए, देखो क्या बोला है दोस्तों, क्या पूछा है हमसे, स्पेसिफिक चार्ज की बात की गई है।
यानी कि विशिष्ट आवेश की अगर मैं बात करूं तो याद रखना दोस्तों Q/m का होल स्क्वायर। विशिष्ट आवेश क्या होता था फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज पर यूनिट मास, है ना दोस्तों। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जी, और यहां से Q/m की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो स्क्वायर को उधर ले जाएं और अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जी आ जाएगा दोस्तों, और ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा, सारे अंडर रूट में कौन सा में है, बी में है, तो हमारा हो जाता है बी करेक्ट। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा रैपिड फायर है ना, थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं दोस्तों। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को जल्दी से रीड करें। क्या बोला गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को 500 वोल्ट तक आवेशित करने पर इसके केंद्र पर विभव क्या होगा। दोस्तों ध्यान रहे, जो चालक है वो कैसा है, स्फीयर दिया गया है, चालक गोला है, और चालक गोले पर याद रखना जो विभव पृष्ठ पर होगा वही विभव उसके केंद्र पर होगा। तो यहां पर भी उसके केंद्र पर कितना होगा, अगर मैं बात करूं तो अगर पृष्ठ पर उसके अगर मैं बात करूं गोले के चारों ओर कितना है 500 वोल्ट है, तो सेंटर पर भी कितना होगा 500 वोल्ट ही होगा। केवल चालक गोले की बात कर रहे हैं और ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, देखिए जरा क्या बोला गया, यदि E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो विद्युत ऊर्जा घनत्व किसके समानुपाती होगा। सुने ध्यान से जरा, ये शायद मैंने थ्योरी में नहीं लिखाया, इस पॉइंट को आप यहां से ध्यान देंगे। क्या बोला गया, यदि वेक्टर E है ना, कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो विद्युत ऊर्जा घनत्व किसके समानुपाती होगा। दोस्तों विद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है अगर मैं बात करूं, देखो जरा, विद्युत ऊर्जा घनत्व होता है U, और ये किसके बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। ये विद्युत ऊर्जा घनत्व U का फॉर्मूला होता है ना दोस्तों। अब ये बताना है किसके समानुपाती होता है, भाई ये दोनों कांस्टेंट है तो बचा क्या E स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाता है सही बी, है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, देखिए जल्दी से यार 17 क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, देखिए जरा ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखेंगे आप। क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखेंगे यार, ऑन रोटेटिंग अ पॉइंट चार्ज हैविंग अ चार्ज q अराउंड अ चार्ज q, यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, q आवेश किसी दूसरे आवेश कैपिटल Q के चारों ओर r त्रिज्या के मार्ग पर गति कर रहा है। ये Q है दोस्तों और ये कैपिटल Q है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब पूछा क्या गया है, तो बताइए जो किया गया कार्य है W जो है वो किया गया कार्य दोस्तों कितना होगा। अगर मैं आपसे बोलूं दिया गया कार्य क्या कैसे निकालेंगे, बताइए जल्दी से जरा, एक बार फिर क्वेश्चन को रीड करें, देखो रिवाइज करें क्वेश्चन को। क्या बोला गया, ये चार्जेस इसके सराउंडिंग एरिया में रनिंग कर रहा है ना। अब रनिंग करने का मतलब ये है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, एक शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट ds नहीं मैं निकालूं, भाई कार्य का क्या फॉर्मूला होता है, W बराबर इंटीग्रल F डॉट ds, यही तो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों। ये ds क्या है दोस्तों, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट नापूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ये, और रेडिया क्या है ये, दोनों के बीच का एंगल कितना है दोस्तों 90 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की और ds के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और जब दो राशियों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, यानी ये कार्य कितना निकल के आने वाला है 0 निकल के आने वाला है। कोई भी कार्य दोस्तों यहां पर नहीं होगा, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों, सी हो जाता है।
इसको आप ध्यान रखेंगे, क्या हो जाता है, सी हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। एक बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज मैं लेकर आया हूं। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन को लगाने में काफी मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना दोस्तों। देखिए जरा, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आपको मुझको कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, है ना दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18, एक के बाद एक खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, है ना। आप बने रहें, अपनी प्रैक्टिस को बस कंटिन्यू रखें, है ना। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, एंड लाइंस ऑफ फोर्स इज, क्या बोला गया, समविभव पृष्ठ और वैद्युत बल रेखाओं के बीच कोण होगा। समविभव पृष्ठ से क्या होता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, अगर मैं बात करूंगा यहां पर, ये कैसा पृष्ठ है भाई, इक्विपोटेंशियल मतलब ये है इस पृष्ठ पर कहीं पर भी आप चले जाए, जो विभव की वैल्यू होगी, पोटेंशियल की वैल्यू होगी, वो सेम होगी। लेकिन यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी दोस्तों, इस तरीके से निकलेंगी, लंबवत होंगी। और इन रेखाओं के और पृष्ठ के बीच का एंगल कितना बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री बनेगा। और यही हमसे पूछा गया है, और यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, एकदम क्लियर हो जाता है दोस्तों। समझ में आ रही है बात। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। काफी क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए कम टाइम में, है ना दोस्तों। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही हमको स्पीड बना के रखनी है अपनी, है ना, तभी तो एक दिन हमारा 50 क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना दोस्तों। हाँ देखिए जरा, आगे की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए जरा, एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कितना बोला गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया, 500, ठीक है। एंड द पोटेंशियल क्या बोला गया, हाँ, और क्या बोला गया, वोल्ट कितने दिए गए हैं, 3000 वोल्ट, ठीक है। और पूछा क्या गया है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस। दोस्तों अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो क्या बनेगा दोस्तों, यहां से अगर मैं बात करूं, E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, यानी R इक्वल टू क्या बनेगा, V अपॉन E। और V कितना है दोस्तों, 3000, और E कितना है दोस्तों, 500। 2 0 से 2 0 कट गया, और कितना आ गया दोस्तों, कैंसिल होने के बाद 6 मीटर, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। एकदम क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। अब आगे की अगर बात स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे, अपनी कॉपी पर जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और मुझको बताएंगे। बेहद सिंपल क्वेश्चन, आखिरी सवाल आपके नाम। देखें जरा क्या बोला गया, अ चार्ज ऑफ 5 coulomb is given a displacement of 0.5 meter. The work done in the process is 10 joule. The potential difference between the 2 points will be. इतना आसान सवाल दोस्तों अगर आ गया तो तुम तो आप क्वेश्चन को उखाड़ फेंकोगे, है ना दोस्तों। अगर आपने रेगुलर क्लास की है और ये 19 क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझ में आ गए हैं, तो 20वें क्वेश्चन को आप अपने आप दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर दोबारा देख लें क्या बोला गया, 5 कूलम का आवेश है, 5 मीटर की दूरी से विस्थापित किया गया और कार्य किया गया दोस्तों 10 जूल। पूछा क्या गया है, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपके नाम। इस सवाल का आंसर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और दोस्तों कमेंट जरूर करेंगे कि इसका आंसर आपने निकाला कितना है दोस्तों। हमको भी तो पता लगे कि हमारे अग्निवीर कितने पानी में है दोस्तों और कितनी तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, आसान सवाल है, कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आगे की अगर हम बात करें, देखिए जरा, देखो यहां से एक अच्छा पॉइंट भी मैं आपको लेके आया हूं। एक पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। पॉइंट माने क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, इसको आप देखेंगे जरा क्वेश्चन में क्या बोला गया। वेक्टर ई की वैल्यू दोस्तों आपको वी दिया गया है ना, वी आपको दिया गया है दोस्तों एक इक्वेशन की फॉर्म में, 5x² प्लस 10x माइनस के 9। ठीक है, इतने वोल्ट ये आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और बोला गया आगे कि एट x
x बराबर 1 पर दोस्तों आपको क्या निकालना है, इस e की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जरा, अगर मैं बात करूं इस e को आप फाइंड कैसे करेंगे, बताएं जल्दी जरा। देखो मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया था, फॉर्मूला क्या लिखाया था दोस्तों, e इक्वल टू वी अपॉन आर। ये तो सिंपल है, लेकिन हमको v से e कैसे बनाएंगे, देखिए जरा। अगर मैं बात करूं e इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे dv अपॉन dr, यानी कि दूरी के सापेक्ष विभव के पतन की दर भी हमको क्या इंडिकेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र इंडिकेट करती है। यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं dv अपॉन dr, v की वैल्यू बोलो दोस्तों यहां पर पुट करेंगे 5x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 9। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। माइनस को ऐसे ही रखिए बाहर दोस्तों, जब अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ भाई, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 5 टू जा 10 और x का x रहेगा दोस्तों। x अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, और कोई कांस्टेंट है जैसे 9 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। e इक्वल टू क्या बना दोस्तों, देखो जरा यहां से कितना बनेगा, माइनस के 10x प्लस 10। और अगर मैं बात करूं एट x इक्वल टू, कितनी वैल्यू रखनी है x की बोलो 1, क्या निकल के आएगा बोलो, x की वैल्यू 1 पुट करो प्लस के 10, 10 बन जाए 10 और 10 कितना होगा 20 न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया दोस्तों, कितना आपका आंसर आ गया, क्लियर इतनी बात समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा है ना दोस्तों, अगर इसका उल्टा पूछा जाए तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, है ना। ऐसा इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड मैंने आपको ये कराया है ना दोस्तों। इतनी बात क्लियर हो गई है, इतना आपको समझ में आ गया। एक पॉइंट दोस्तों और लिखेंगे, इससे आगे की हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं इन क्वेश्चन से अलग, जिनको हम याद रखेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर ए और बी त्रिज्याओं के दो गोले हैं, दोनों गोलों में धारा तब तक प्रवाहित होगी जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया है, यानी इस तरीके से अगर हमारे पास दो चालक हैं और दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो याद रखेंगे करंट कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों के दोनों बराबर ना हो जाए। यानी अगर अभी करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल दोनों के बराबर नहीं है दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर आ गई। और अगर यहां से मैं बात करूं तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है, E बराबर क्या होता है दोस्तों, V अपॉन R। V समान नहीं है, यानी कि E जो है प्रोपोर्शनल होता है R के दोस्तों, है ना। तो यहां से क्या फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, E1 अपॉन E2 बराबर, देखो एक की त्रिज्या A है और एक की त्रिज्या B है। तो देखो जरा, पहले की त्रिज्या कहाँ आएगी, नीचे आएगी, और दूसरे की त्रिज्या कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। तो त्रिज्या बन गई दोस्तों ये। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, E1 अपॉन, ये कंसेप्ट है याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर जो आएगा दोस्तों। तो क्या बनेगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं R1 और R2 कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। ये कंसेप्ट है याद रखना, ये VIP कंसेप्ट है, समझ रहे हैं, जहां से आपके क्वेश्चन दोस्तों लगते ही लगते हैं।
समझ में आ गई बात। आई होप आपको आज की क्लासेस के टॉप 20 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, एकदम आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों, है ना। तो ये कंसेप्ट जो मैंने नोट लिखा रहा हूं मैं आपको, इनको भी आप अच्छे से रखेंगे, अपने नोट्स अच्छे से मेंटेन करेंगे और रेगुलर दोस्तों हमारे लेक्चर से आप जुड़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हम भी पूरी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से प्यार दोस्तों आप दे रहे हैं, लेक्चर्स को कंटिन्यू आप देख रहे हैं, बस दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, गुड बाय।